मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर चल रहा है आज, उस चैप्टर की हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्लास है और उसके अंदर हम देखते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को मेटल्स की कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जैसे मैंने मेटल्स की रिएक्शन करी थी वाटर के साथ, कुछ कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, इवन स्टीम के साथ, ठीक है। जिसके अंदर लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो कोई भी मेटल वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास है कि दुनिया में कभी भी किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ना दुनिया में कभी भी किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, क्यों करेंगे किसी भी एसिड के साथ ट्रीट? हमारे कोर्स में एसिड ही जब तीन है, एक है HCl, दूसरा है H2SO4 और तीसरा है HNO3, ठीक है। तो हम जो भी रिएक्शन करेंगे वो इन तीनों के साथ ही करेंगे, बल्कि इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा रिएक्शन HCl और H2SO4 के साथ कर, HNO3 के साथ बहुत कम रिएक्शन है। उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, दुनिया में अगर कभी भी किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ होती है तो हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, एक हाइड्रोजन की और दूसरी यहाँ पर सॉल्ट की। एक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है और दूसरी यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इसकी निमोनिक मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द MKH सच सच, MKH सच सच। M यानी मेटल, A यानी एसिड, H यानी हाइड्रोजन और S यानी कि सॉल्ट। अब ले लो जी कोई भी मेटल ले लो, एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने सोडियम ले लिया और एसिड ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं HCl। तो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन की, या हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, पीछे बच गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट फैमिली बच्चों यहाँ पर। ये फॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है। मान लीजिए मैं रिएक्शन करता हूँ मैग्नीशियम की HCl के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है H2 प्लस में MgCl2, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई बच्चों MgCl2 की, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कई बार तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि NaCl बना और कई बार यहाँ पर MgCl2 बना, ये 2 कहाँ से आया? तो देखो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने अच्छे से, Na और Cl, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो Na के नीचे इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन के नीचे इसकी वैलेंसी 1, Na1 Cl1, 1 कभी लिखते नहीं है, NaCl बन गया। ये मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पर क्लोरीन की 1 होती है, इसके साथ 1, इसके साथ 2, तो Mg यहाँ पर 1 और Cl यहाँ पर 2, 1 कभी लिखते नहीं तो बन गया MgCl। तो कुछ बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ 9th क्लास के टॉपिक से बेटा, ठीक है। हमारे पास 9th के टॉपिक से, चलिए। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से और भी है हमारे पास, कोई भी मेटल ले लो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर HCl के साथ कर सकते हैं, जिंक की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर HCl के साथ कर सकते हैं। अब इन रिएक्शन के अंदर एक खास बात हो रहा है, देखो H2 तो सब में बनना ही है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एसिड HCl, तो पक्की बात है यहाँ पर जो भी कंपाउंड बनेगा वो गारंटेड क्या बनेगा, हमारे पास क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी इसके नीचे AlCl3 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास बन जाएगा इधर में ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अगर सर इस बार एक काम करो, HCl की जगह H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो यार, है तो वो भी एसिड ही। लो जिंक की रिएक्शन कर देता हूं मैं इस बार H2SO4 के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर H2 और प्लस में बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो सल्फेट फैमिली, सॉल्ट फैमिली, क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट फैमिली होती है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो कभी भी किसी भी मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन। एक तो हमारे को मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पता चली यहाँ से, दूसरा ध्यान से देखिए मुझे एसिड्स की भी तो केमिकल प्रॉपर्टी पता चल रही है इसके। और एक चीज और देखिए क्या हो रहा है कि कोई भी मेटल हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है और खुद अटैच हो रही है। क्यों? सोडियम है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है भाई, ये हाइड्रोजन से
ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा, देखो सोडियम ऊपर है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, खुद अटैच हो गया। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी चीज मुझे यहाँ पर ये पता चली कि सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। कमर्शियल लेवल पर बात नहीं चल रही है, बट लैब स्केल पे अगर कभी भी हमें सॉल्ट बनाना है तो किसी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को हटा करके खुद अटैच होकर के सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो देखो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पता चली, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पता चली, सॉल्ट के हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के बारे में पता चला, और उसके अलावा मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पर पता चला। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। मान लीजिए अगर सर मैं कॉपर की रिएक्शन करता हूँ यहाँ पर फिर HCl के साथ, अब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे देयर इज नो रिएक्शन, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इससे कम रिएक्टिव है। तो वी विल नाउ डिस्कस हाउ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वैल्यूड एसिड, किस तरीके से यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेस करा है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर आप लोगों को रिएक्शंस लिखनी है। चलिए, अब मैंने HCl के साथ रिएक्शन करी है, एक रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ भी करके दिखा दिया, HNO3 के साथ भी मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। तो HNO3 बेसिकली क्या है, ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, और हम लोग क्या देखते हैं, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर कभी भी किसी भी मेटल की अगर मैं रिएक्शन करता हूँ यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ, समझे, then a metal react with dilute acid, then hydrogen is not evolved, ऑक्सीडेशन हो जाती है और यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम इस वजह से इसको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। HNO3 के साथ मैं काम कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाता हूँ। और इस केस में एक चीज का और ध्यान रखेंगे, रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, देखिए HNO3 के साथ, अब ये HNO3 जो मैं यहाँ पर लूंगा, ये एक्वेटिक आपका सॉरी एक्वस फॉर्म में है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, ये डाइल्यूट फॉर्म में लूंगा तब तो मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दो रिएक्शन करके दिखाता हूँ आप लोगों को HNO3 के साथ, ये भी एक्वस फॉर्म में है, वेरी डाइल्यूट, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर मिला हुआ। अब इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हमारे को ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैं मैग्नीज की रिएक्शन करूंगा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में मैं लूंगा बेटा, इसको मैं लूंगा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में, बिकॉज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने। ठीक है, एंड बिकम वाटर, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन जरूर निकलेगा इस वाले केस में, और ये वेरी डाइल्यूट होने की वजह से ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह H2 को H2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। देन फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम नाइट्रेट की मेरे पास, यानी कि MgNO3 This is the formation of magnesium nitrate, nitrate family, salt family। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास H2 बना, और इस बार बन जाएगा Mn, यानी कि मैग्नीज नाइट्रेट, यानी कि MnNO3 की होल ट्वाइस। तो मेरे पास एक मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, एक मैग्नीज नाइट्रेट बन गया। इस केस में मैंने क्या कर लिया, नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में लिया है, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर नहीं बना पाएगा। अदरवाइज अगर मैं इसको डाइल्यूट फॉर्म में लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर H2 का रिएक्शन करके H2 बना देता है हर बारी। ठीक है, तो इस वजह से डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं हमारे पास यहाँ पर। अब वो क्या फॉर्मेशन हो जाती है फिर पीछे, तो पीछे हमारे पास मान लो कि यहाँ पर तो H2 बन जाता है अगर किसी के साथ मैंने रिएक्शन करी, और पीछे क्या बन जाएगा जी, पीछे जिस भी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो मैग्नीशियम और सॉरी कोई भी मेटल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है या मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। यानी कि मेरे पास जो नाइट्रेट है HNO3 जो मेरे पास है, अभी तो टूट गया H के अंदर और NO3 के अंदर। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं NO3-1,
ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस होते नहीं होते भाई, ठीक है, नाइट्रेट तो ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा है कि अब ये बनने के बजाय क्या हो जाएगा, देखो ये कैसे बना है, इसको भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये तो है मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 2, NO3 -1 ये रही, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ इसके स्टेप तो Mc के नीचे 1 और NO3 का होल ट्वाइस बना ऐसे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास NO3 बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इधर तो इसने H2O बना दिया, एक ऑक्सीजन उधर चला गया, तो या तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा N2O बन जाएगा, ठीक है, दिस इज द डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर बन जाएगा NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर बन जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास ये ये बन जाता है, तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है। So that is all about the last property, chemical property of metal plus acid to get hydrogen plus salt। और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन क्यों नहीं करवाते हैं, कैसे नहीं करवाते, ठीक। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पर, दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और हमारे पास है यहाँ पर ये एक्वारीजिया। एक्वारीजिया को यहाँ पर रॉयल वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। एक्वारीजिया को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या चीज होती है बेसिकली एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया कुछ नहीं है, यहाँ पर HNO3 और HCl को 1:3 के अंदर मिक्स करते हैं। जब नाइट्रिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 के अंदर मिक्स किया जाता है, तो एक हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड की फॉर्मेशन होती है, जो कोरोजन क्रिएट कर सकता है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कोरोजन, उसको हम एक्वारीजिया बोलते हैं या रॉयल वाटर बोला जाता है। और ये क्या होता है, ये डिसॉल्व कर सकता है गोल्ड को भी प्लेटिनम को, ये उसको यहाँ पर क्या कर सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी कैलिबर होती है। जिन तालों की चाबी नहीं होती, उन तालों को पिघलाने के लिए, ठीक है, ताला है नहीं चाबी मिले, उसके ऊपर एक्वारीजिया डाल दो, पिघल जाएगा, तब है ना। जो ये रॉबरी वगैरह की मूवीज आती है, हॉलीवुड मूवीज वगैरह, उनमें दिखाते हैं, या तो उनको बंदा होता है ताला तोड़ने के लिए, नहीं तो क्या करते हैं, लिक्विड से निकालते हैं, वो उसमें धीरे धीरे लॉक जो है वो मेल्ट होने लगता है यहाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वारीजिया। तो इतनी ही बात है एक्वारीजिया के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअल कोई भी ऐसे डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है मेरा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखो जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में बात करता हूँ, तो इसको हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक्वारीजिया एक तरीके का मिक्सचर है, मैंने बोला ना, इट इज अ मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय HNO3 और HCl इन 1:3, ठीक। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज देखो किस हिसाब से बनी है, बन तो ये गई, लेकिन किस बेसिस पे बनी है कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कोई मेटल मेरे पास यहाँ पर कम रिएक्टिव। सर रिएक्टिविटी देखो किस चीज के ऊपर डिसाइड होती है, वैलेंसी के ऊपर डिसाइड होती है, वैलेंसी डिसाइड करती है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, तो वैलेंसी 1 है। पोटेशियम का यहाँ पर 19 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 होता है, इसकी वैलेंसी भी मेरे पास यहाँ पर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकालना आता ही होगा ना भाई आप लोगों को, ठीक है, 8 और 10 और 8 18 और 1 19, तो दोनों की वैलेंसी 1 1 है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या देखते हैं, सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे, और लिथियम तो उससे भी ऊपर है, ठीक है, लिथियम तो उससे भी ऊपर है। ऐसा क्यों, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो होता क्या है बेसिकली कि लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उसको पकड़ने के लिए जो फोर्स लग रही है, जो प्रोटॉन की फोर्स लग रही है, वो बिल्कुल सेंटर में होती है। देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ। तो न्यूक्लियस में हमारे पास 19 प्रोटॉन है, जो अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल तक, इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये जो प्रोटॉन्स है, जो 11 प्रोटॉन है, इनसे एनर्जी लग रही है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो यहाँ एनर्जी डिवाइड हो रही है 3 शेल पर, यहाँ एनर्जी डिवाइड हो रही है 4 शेल के सेंटर। तो यहाँ पर लास्ट शेल तक एनर्जी कम पहुंचेगी, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है कंपैरिजन टू सोडियम। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम रिएक्टिव है।
भले ही चेन के अंदर सेम नंबर ऑफ लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स की तो देखी जाएगी। नंबर ऑफ शेल जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन देखो एक मेटल नहीं है, फिर भी हम इसको यहाँ पर रिएक्टिविटी में इसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर रखा है, क्योंकि लाइक मेटल हाइड्रोजन आल्सो लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, दैट्स द रीजन बिहाइंड। कुछ मेटल्स हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होती है, कुछ कम रिएक्टिव होती है, वो मैंने आपको बता दिया क्या रीजन होता है। कौन कौन सी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर सारी मेंशन है। कौन सी मेटल्स ऐसी है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। इसी वजह से ये भी रीजन है कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, वो आपका गोल्ड का, सिल्वर का या प्लेटिनम के बने हुए होते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते हैं इजिली, है ना। तो ये भी एक इसका रीजन है। और दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड ऑन वैलेंसी, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड है यहाँ पर, ठीक है। कोई मेटल कम रिएक्टिव है और कोई ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं देयर इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, तो उस टेंडेंसी के ऊपर हमारे पास यहाँ पर बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई, ठीक। अच्छा, एक प्रॉपर्टी के बारे में और बात कर लेता हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हमारे पास मान लीजिए मेटल ए सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन होती है मान लीजिए मेटल बी के साथ। भाई ये सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट कैसे है, ये सारे मेटेलिक सॉल्ट ही तो है, ये देखो ना मेटेलिक सॉल्ट है हमारे पास। ये सारे कैसे सॉल्ट है मेरे पास, ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर बच्चों मेटेलिक सॉल्ट होते हैं। मान लो मेरे पास ये है जी CuSO4, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और इसकी रिएक्शन कर रहा हुआ मेटल पी, यानी कोई भी मेटल उठा लो जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो। अब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मान लीजिए जिंक ले लिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास मेटल ए तो अलग निकल जाएगी और यहाँ बन जाएगा मेटल बी सॉल्ट। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा करके इस वाली मेटेलिक सॉल्ट से भी ये वाला मेटेलिक सॉल्ट बन जाएगा। कॉपर मेरे पास यहाँ पर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यहाँ तो जो स्ट्रिप यहाँ पर इस तरह के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है हमारे पास। मान लीजिए हम एक काम करते हैं कि जिंक मेटल लेते हैं और जैसे कि मैंने देखा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ इस तरह की आपके एनसीईआरटी के अंदर भी एक्टिविटी है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और मैंने जैसे उसके अंदर जिंक डिप करा, जिंक की रॉड मैंने डिप करी तो वहां पर जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर बन गया और उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया हमारे पास। जी हाँ, ऐसा होगा, यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट मेरे पास किस कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट मेरे पास यहाँ पर ब्लू सॉल्यूशन होता है। जैसे ही मैं जिंक इसके अंदर डालूंगा तो वो जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से हमारे पास ये ब्राउनिश कलर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ठीक, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन और करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कॉपर सल्फेट की इस बार मैं आयरन के साथ रिएक्शन करता हूँ। आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरीके की एनसीईआरटी उनको गो थ्रू करिएगा आप लोग, ठीक। अब ये कॉपर सल्फेट मेरे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और आयरन है मेरे पास यहाँ पर ग्रेइश कलर। अब मैंने क्या देखा कि कॉपर तो यहाँ पर अलग निकल गया क्योंकि आयरन मेरे पास कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और पीछे क्या बन जाएगा FeSO4, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट।
तो अभी कॉपर सल्फेट मेरे पास ब्लू सॉल्यूशन है, इस कलर ब्लू। लेकिन हमने क्या देखा, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की रॉड डिप करे तो डीकलराइजेशन हो गया, कॉपर हमारे पास अलग हो गया जो रेडिश ब्राउन कलर का है, और आयरन सल्फेट बन जाएगा मेरे पास जो ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन होगा, इट इज अ ग्रीनिश सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो देखो, चेंज इन कलर, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कि देयर इज चेंज इन कलर, तो समझ जाना है कि वो हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन और कर लो जी, यहाँ पर कॉपर के साथ ही कर देता हूँ। इस बार मानो मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूँ जो कॉपर से कम रिएक्टिव है। कॉपर में भी यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस फॉर्म में है, और मैंने रिएक्शन करवा दी कॉपर के साथ। देखो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब क्या होगा, अब बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग। ये सिल्वर अलग हो गया है मेरे पास, और CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी देखो सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास कलरलेस सॉल्यूशन होता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस वाली जो रिएक्शंस थी, सॉरी थर्मोलाइसिस वाली जो रिएक्शन थी, फोटोलाइसिस वाली है ना, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमने फोटोलाइसिस में पढ़ा था AgNO3 कलरलेस होता है, कॉपर मेरे पास रेडिश ब्राउनिश कलर है। जब सॉल्यूशन बनता है तो ये फर्दर मेरे पास ब्लूइश कलर होता है, और सिल्वर जो होता है वो मेरे पास ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये हमारे पास मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी मेटल की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, तो फॉर्मेशन होती है हमारे पास यहाँ पर मेटल क्लोराइड की। मेटल की अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा। कैसे, तो जी सोडियम की रिएक्शन करी Cl2 के साथ, क्या जी, क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को इसको, तो यहाँ पर 2 और ये 2, चलिए ठीक है। और कोई रिएक्शन कर देता हूँ, CaCl2, सारी नहीं करूंगा, क्या तुम नहीं करोगे भाई, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है जब कैल्शियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये सारी रिएक्शंस आप लोगों को करके दिखानी है। प्रॉपर्टी नंबर 7, देन प्रॉपर्टी नंबर 8, मेटल प्लस हाइड्रोजन, देन वी गेट मेटल हाइड्राइड। फॉर्मेशन होगी यहाँ पर मेटल हाइड्राइड की। जैसे कि मान लीजिए मेटल लो, सोडियम ले लो, रिएक्शन हो गई H2 के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH, ये बन गया मेरे पास सोडियम हाइड्राइड बन गया। कैल्शियम की करूंगा तो बन जाएगा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। सी की अगर रिएक्शन करता हूँ H2 के साथ तो ये मेरे पास कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक बात और बता देता हूँ, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दीजिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे।